लिए अहम फैसलों की मंजूरी के इम्कानात हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कहा है कि हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त सिमत पर गामजन है, मुल्की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। तो दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद कानून साजी करके लोगों को अपने ही मुल्क में मशकूक बना दिया गया। उनकी जानिब से ऐसा कहा गया है। उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं, जबकि हुकूमत की सारी तवज्जो सियासत पर है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, आपको भी डॉक्टर साहब, नेशनल एक्शन प्लान पर एपिक्स कमेटी का इजलास जो है कल तलब कर लिया गया है, जिसमें दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी के इम्कानात मौजूद है। देखिए जी, बड़ा अच्छा है ये नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जो मीटिंग अगर हो रही है कौमी सलामती काउंसिल की, तो उसमें देखना है कि उसमें कौन सी शख्सियात शरीक होती हैं और बहुत सारे उसमें नुकात नेशनल एक्शन प्लान में थे। मेरे ख्याल से शायद वो मजीद भी ऐड हुए थे उसमें कुछ मामलात, या वो शायद उसी सूरत में मौजूद है नेशनल एक्शन प्लान। तो देखना है कि उसमें क्या मामलात होते हैं। लेकिन जो नेशनल एक्शन प्लान जो अपनी असल जब ये आया था सामने, तो उसमें एक बहुत बड़ा इशू जो था वो माशी दहशतगर्दी का भी था। और उसमें यह भी था कि जो दहशतगर्दों की जो माली सहूलतकारी है उसको किस तरह से रोका जाए। तो ये देखना है कि माशी दहशतगर्दी के बारे में कल कौमी सलामती कमेटी में और नेशनल एक्शन प्लान का जो वो हिस्सा है, वो उसके ऊपर क्या बात होती है, क्योंकि वो इस वक्त मुल्क के जो अहम तरीन मामलात हैं उनका ताल्लुक जो है वो मईशत से है, करप्शन से है, एक एलीट कैप्चर से है, उसके नतीजे में दहशतगर्दी, उसके नतीजे में लॉलेसनेस, उसके नतीजे में ये सिस्टम, ये अरेंजमेंट, ये सारा कोलैप्स होकर पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं हो रहा सवाए इसके कि गारंग गुरूज के अलावा। और बस वही है, और उसी के ऊपर जो है वो रियासत ज़ाहिर मुल्क में आगे निकलना है। तो देखते हैं कि कल ये इस कमेटी के नतीजे में क्या सामने आता है। और ये जो VPN के ऊपर जो फतवा आया है उसके ऊपर मैं क्या गुजारिश करूं, क्योंकि वो तो एक ऐसा मामला है कि तमाम ही दुनिया उस पे हैरान है कि ये किस तरह से जो है वो पाकिस्तान इस दौर में किस तरह से मुमकिन है कि वो VPN को पाबंदी लगाना, रेगुलराइज करना, ये सारा तो अब तक चल रहा था, लेकिन उसके ऊपर एक शरीयत की तरफ से एक बात कर देना। तो वो देखेंगे अब वो क्या मामलात कहाँ जाते हैं आगे। दूसरी जो बात है वो ये है कि देखें, ये जो दिन है ना, ये बड़ी तेजी से ये जो अरेंजमेंट है ये तो कोलैप्स हो गया है टोटल। अब उसमें किससे क्या अंडरस्टैंडिंग थी, क्या नहीं थी, क्या था क्या नहीं था। जरदारी साहब का जुमला है ना बड़ा ज़बरदस्त है कि ये जो मुआहदे हैं ये कुरान और हदीस तो नहीं होते। वो जब ये उनका एक मुआहदा पहले हुआ था मुस्लिम लीग नून के साथ, तो मुआहदे जो है ये कुरान और हदीस तो नहीं है ना। ये तो मुल्क जहाँ खड़ा हो गया है जाके, और जहाँ रियासत खड़ी है और एक तमाशा सा बना हुआ है, ये रोज जो एक खबर वहां से आती है, तो उसके नतीजे में रियासत ने तो आगे निकलना है। एक आपका माशी मसला है जिसमें आप कभी अमेरिका की कमिटमेंट्स नहीं पूरी करते, कभी आप बरादर अरब ममालिक की तरफ देखते हैं, कभी आप चाइना आपसे बात कर रहा हो, तो एक साथ ही पूरी दुनिया आपसे एक बात कर रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि IMF ने ये कहा हो कि जी आप, या चाइना ने आपसे कहा हो कि आप IMF की जो है शराइत पूरी करें और उसमें अरब ममालिक भी आ गए हों बरादर। तो सारी ही दुनिया आपसे कह रही है हमसे कि भी हम मामलात को अपने ठीक करें, और वो कभी नरम अंदाज में कहते हैं, कभी सख्त अंदाज में कहते हैं। लेकिन ये कि ये जो अरेंजमेंट है ये चूंकि अपनी बका की जंग लड़ रहा है आखिर, हालांकि ये जो है ना, ये मैं बताऊं बड़ी आसानी से इसे निकल सकते हैं, लेकिन ये है कि बस वो एक खौफ है कि पता नहीं क्या होगा, ये जब गिरेगा सेटअप तो उसके नतीजे में क्या होगा। और वो जो कुछ होने का खौफ है, गिर तो चुका है, लेकिन ये है कि बस वो है बैठे हुए हैं। मतलब देखे ना, मतलब एक अजीब सा मामला है कि वो बस काम भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बैठे हुए हैं। और वो अब किस तरह से उनका ऐलान होगा, उनकी रवानगी का, वो देखना है, क्योंकि डिलीवरी कुछ भी नहीं डिलीवर हो रहा ना, कुछ भी नहीं। और ये 3 महीने का जो वक्त दिया उन्होंने, जो मैंने कल भी बात की थी IMF ने, वो 3 महीने का वक्त जो है वो आप देखें तो वो ट्रंप इंतजामिया जब ऑफिस में आके बाकायदा बैठ चुकी होगी, तो वो वहां से फिर जो मामला तय होंगे वो तब के वक्त की बात हो रही है।
जब ऑफिशियल, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हो रहा है। देखें 24 घंटे कह रहा हूँ, रोज के रोज अब इसमें मामला थी। 24 घंटे जो गुजरे हैं उसमें सबसे पहले तो जो पेरू में जो इजलास था एपेक का, वहां पे जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहमियत है इस फोरम की, क्योंकि वो जो पैसिफिक को, मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसिफिक को आप देखें तो एक तरफ जो है, हम हमेशा चूंकि मगरब की तरफ देखते हैं तो यहां से हमें लगता है कि यूरोप की उस तरफ जो है वो अमेरिका है, और इस तरफ देखें तो मशरिक की तरफ जो है चाइना है। लेकिन अगर आप दुनिया को किसी और अंदाज में देखें, पैसिफिक की तरफ से देखें, तो आपको चाइना और अमेरिका जो दोनों आमने सामने नजर आते हैं। आपको कनाडा और रशिया, और ये बिल्कुल एक समंदर है दरमियान में पैसिफिक, और ये वो समंदर है जहां से वो पर्ल हार्बर जापान का और जो वेस्टर्न फ्रंट था और वो सारा, तो जहां से अमेरिका ने आके फिर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे, तो वो अलग है सारा सिलसिला। लेकिन हम चूंकि वो मगरब और मशरिक और इस तरह से देख रहे होते हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो हम ये बात भूल जाते हैं कि दुनिया गोल है। अब ये है कि वो जो पैसिफिक का ये फोरम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कनाडा भी है, अमेरिका भी है, चाइना भी है, ये सारे मुल्क हैं। तो प्रेसिडेंट बाइडेन की तकरीबन आखिरी बतौर सदर उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। तकरीबन बयान हो रहा है कि वो 1 घंटे मुलाकात उनकी जारी रही, और उसमें जाहिर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम तो नहीं आया, जिक्र तो नहीं आया, लेकिन ये है कि उसमें जो उसका लामिया भी है, उसमें भी जो है वो व्हाइट हाउस की तरफ से और बाकी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है, उन्होंने कहा कि हम जो है वो आने वाले दिनों में ये जो डीकपलिंग है और जो टैरिफ्स का लगाना है और जो तिजारती जंग है, वो तो दुनिया को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन ये कि चाइना बहरहाल हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है, ये उनका उन्होंने गुफ्तगू की और ये उनके एलामी में भी जिक्र है। और प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो चूंकि अब लेम डक हो चुके हैं, तो जाहिर है कि उनकी जाते जाते, और वो ना सिर्फ खुद गए हैं बल्कि वो इससे पहले तो हिलरी क्लिंटन को वो हरवा गए। दो खवातीन आज तक अमरीकी सदारती इलेक्शन में खड़ी हुई, और ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि दोनों को जो है वो बाइडेन ने उनका धड़न तख्ता कर दिया, दोनों का, ठीक है ना। हिलरी क्लिंटन भी गई और कैमला हैरिस भी गई, और कैमला हैरिस जो है वो तो यानी दोनों को ट्रंप ने हराया और बाइडेन ने दोनों को जनाब फारिग करवा दिया। अब ये है कि ये जो कैमला हैरिस हैं, उनके ऊपर जो अब जाहिर कहीं नहीं है अभी सियासी मंजरनामे में, उनके ऊपर ये सवालात खड़े हो रहे हैं कि वो उन्होंने $1.5 अरब का 1.5 बिलियन का डोनेशन तो उन्होंने भी लिया था, बल्कि शायद उससे ज्यादा ही लिया हो, क्योंकि कई मुल्कों ने तो कैमला हैरिस को फंड किया हुआ था, और कैमला हैरिस की जीत के लिए वो मुकम्मल तौर पे लॉबिंग कर रहे थे, और वो कैमला हैरिस की फर्म हायर की हुई थी। तो वो जो $1.5 अरब की $1.5 बिलियन की, इससे ज्यादा है असल अमाउंट, उसकी तहकीकात भी शुरू हो गई है कि वो पैसा जो है वो किसने दिया था और वो कहाँ गया, कहाँ खर्च किया कैमला हैरिस ने। वो इतनी बुरी तरह से शिकस्त हुई है, और वो खुद डेमोक्रेट्स भी डिमांड कर रहे हैं कि जो कैमला हैरिस को जो फंडिंग हुई थी, जिसमें ना सिर्फ ये कि मुल्क के अंदर से हुई थी, बल्कि मुल्क से बाहर भी कई सियासी जमातों ने और मुल्कों ने उनको फंड किया था, तो वो किस किस ने फंड किया था, तो वो उसकी तहकीकात भी शुरू हो गई हैं। और वो जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन को यकीन में उनके सामने रखी जाएंगी सरकारी तौर पे कि ये भाई ये मुल्क हैं और ये लोग हैं जो आपके खिलाफ जो है, आपको लाने के खिलाफ जो है वो लॉबी कर रहे थे। कुछ तो उनको लाने के लिए कर रहे थे, मगर कुछ उनके खिलाफ भी तो कर रहे थे। तो जो उनको लाने के लिए कर रहे थे उनकी तो बात हर जगह हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है, मगर जो उनको हरवाने के लिए लॉबी कर रहे थे और पैसे दे रहे थे, तो वो भी तो सामने आएंगे ना बाइडेन ट्रंप के। तो वो भी एक नया कट्टा खोलेगा कि भाई ट्रंप को हराने के लिए कौन फंडिंग कर रहा था और कैमला हैरिस को कौन जितवाने के लिए फंडिंग कर रहा था। तो ये सारी दुनिया के अंदर ये भी एक कंसर्न है बहुत बड़ा। दूसरी बात ये, शी जिनपिंग जो है वो जाहिर है कि उनकी प्रेसिडेंट बाइडेन से ये मुलाकात इतनी अहम नहीं रही। इसकी अहमियत है भी नहीं भी है, डीकपलिंग होगी, टैरिफ्स होंगे, वो कल भी मैं बात कर चुका हूँ, ट्रेड वॉर शुरू होगी, उसके नतीजे में क्या होगा। लेकिन जो दूसरी मीटिंग हो रही है जो ब्राजील में है, G20 समिट जो है उसमें, अच्छा वहां पर प्रेसिडेंट बाइडेन की मुलाकात फिर
जापानीज प्राइम मिनिस्टर से भी हुई और उनकी जो मुलाकात है वो ट्रायलेटरल जो है वो एक हुआ, जिसको सेकंड अगर हम दिखा सकें व्हाइट हाउस का लामिया मैंने देखा है अभी, तो उसमें जो है वो प्रेसिडेंट यून सुक यूल जो हैं जो साउथ कोरिया के, उनकी और प्रेसिडेंट बाइडेन की और जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं इशिबा, उनकी एक मीटिंग हुई और उसमें जाहिर है कि जापानीज जो हैं उनका भी कंसर्न है। ये जापानीज प्राइम मिनिस्टर तो बचे हैं, बाल बाल बचे हैं वहाँ पे, जो इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल था वहाँ पे। और साउथ कोरिया जो है उसके बड़े कंसर्न्स हैं क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है वो पहुंचा हुआ है रशिया के साथ और वहाँ पे लड़ रहा है यूक्रेन में। और वहाँ पर तो ये बहरहाल एक आप समझेंगे रस्मी सी एक मुलाकात हुई उसमें, और यकीनन अब जो भी मामला तय करेंगे मुल्क सारे ट्रम्प से मामला तय करेंगे। लेकिन जो दूसरी मीटिंग होने जा रही है ये बहुत, मैंने कहा ना, ये पाकिस्तान समेत हर दुनिया के कोने पे इसका असर होगा इन तमाम दिनों का, जिन दिनों में हम ये अपने इंटरनल टर्मोइल में फंसे हुए हैं, और इससे निकलना ही निकलना है। हम नहीं निकलेंगे तो दुनिया निकाल के हमें इस सिस्टम में से निकाल लेगी दुनिया। ये मैं आपको बताऊं, ये क्योंकि हालात ऐसे हैं ही नहीं कि उसमें हम ये जो है ना एक हफ्ता और गुजार लो, चलो यार एक महीना और गुजार लेते हैं और पैसा कमा लेते हैं और करप्शन कर लेते हैं, ये जो चक्कर है ना, ये बस पकड़ में आ गई पूरे सिस्टम जो है ना, कुदरत की पकड़ में आ गई ये अरेंजमेंट। और ये तो लगा होता है कि कैमला हैरिस जीतेंगी और ये होगा और वहां पर जनाब गुड़ी बातें चलेंगी। और ट्रम्प जीता है, और ट्रम्प जीतने से ये नहीं कि उसमें पीटीआई की बात हो रही है, तो ट्रम्प पूरी दुनिया के अंदर उसने एक वो जो है ना जलजला सा बपा कर दी है। और उसमें पाकिस्तान तो खास तौर पे जो है वो उनकी टीम को पहले ही पाकिस्तान से काफी मसाइल खड़े रहे हैं ट्रम्प की टीम को। उसमें कोई पीटीआई का ताल्लुक नहीं है, उसमें कई शख्सियत ऐसी हैं जो पाकिस्तान के बारे में अच्छे उनके तासुरात है ही नहीं। पीटीआई को आप एक तरफ रख दें, तो उससे कैसे निपटना है फॉरेन ऑफिस ने? फॉरेन पॉलिसी कैसे होगी, माशी पॉलिसी कैसे होगी, कैसे आपने आगे मूव करना है? अब आप क्या एक एक मुल्क के पीछे जाते रहेंगे कि भाई हमारी नहीं, ये निकलना है हमने इससे, और निकल जाएंगे इंशाल्लाह, मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन ये इसका इस तरह से धड़म तख्ता होना इस पूरे अरेंजमेंट का और सिस्टम का मुल्क में जरूरी था। 85 का जो फार्मूला था वो तो बिल्कुल पिटा गया। 85 में क्या होता था? अमेरिका जाओ, लॉबिंग फर्म हायर करो, फिर उसकी हुकूमत गिरा दो, उसकी हुकूमत गिरा दो, फिर ये कर दो, फिर वहां से इशारा हो गया। ये सारी बातें अब फजूल हो गई, फजूल हो चुकी हैं आज की दुनिया में। मजबूत लीडरशिप है, मजबूत कौमें हैं, और इंशाल्लाह इस बहरान से हम निकलेंगे आगे। कमिंग बैक, G20 का इजलास हो रहा है, अब वहां बाइडेन पहुंचे हैं। G20 का जो इजलास है ये ब्राजील में हो रहा है, और ब्राजील में जाहिर है कि ब्राजील प्रेसिडेंट लूला जो है वो वहां पर ये वो ब्राजील जो कि ब्रिक्स का बी जो है वो ब्राजील से ही शुरू होता है, और इंतहाई मजबूत शख्सियत है प्रेसिडेंट लूला ब्राजील में। तो ब्राजील में ये G20 का इजलास हो रहा है, और वहां पे बाइडेन भी हैं, वहां पे शी जिनपिंग भी हैं, वहां पे मैक्रों भी हैं। सऊदी अरेबिया से MBS नहीं आ रहे, उसकी वजह मैंने कल भी बयान की थी, उनको सेहत का कोई इशू होता है लॉन्ग फ्लाइट्स में। तो लेकिन ये है कि वो वहां से उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक मजबूत डेलीगेशन के साथ आ रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो वहां पर जो है वो रजब तैयब एर्दोगन टर्की से आ रहे हैं, फ्रांस से मैक्रों पहुंच रहे हैं, इंडिया से इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंच रहे हैं। तो ये जो G20 का इजलास है ये अहमियत रखता है, और G20 में क्लाइमेट डिस्कस होगी बहुत ज्यादा, और G20 के अंदर ये जाहिर है कि बायलैटरल, अच्छा खास तौर पे जो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक मेहमान को बुलाया है वहां पे, और वो मिस्र के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतह सीसी, उनको खास तौर पे दावत दी है उन्होंने कि G20 इजलास में शरीक हों। G20 का मेंबर तो नहीं है इजिप्ट, लेकिन उनको आने की दावत दी है। तो बात यह है कि मुल्कों के दरमियान इस वक्त बहुत ज्यादा उनकी जो मजबूत क़यादतें हैं और जो मुल्क हैं वो बड़े लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज के साथ, टेक्निकल इशू नहीं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दो, तुमने वो कर दिया तो VPN, ये तो बच्चों जैसे खेलें, बच्चों जैसी बातें। ये जो होता है ना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, और जी कैसे इंडो पैसिफिक में कैसे होगा, सेंट्रल एशिया में कैसे होगा, पूरे मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अमेरिका के साथ, मतलब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज मजबूत क़यादतें बना रही हैं।
ये हमारे यहाँ ये हाइब्रिड प्रो सिस्टम है, तो फलां सिस्टम है, तो दिमाग ना, ये इस तरह से ना ये चल रहा है ना ये चल चुका है, ये अपनी मौत खुद ही मर चुका है सारा, बस वो खींच रहे हैं चंद शख्सियात, मुझे नहीं पता, जाहिर है वही पैसे का चक्कर है, तो उसके अलावा और क्या होगा, मुल्क का तो कोई मसला इनसे हल नहीं हो रहा। तो अब इश्यू ये है कि ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये तो गया, सिस्टम तो गया, इसको तो फातह पढ़ के अब इसको ऐलान कैसे करना है, अभी ये है कि इसको ऐलान कैसे होगा और क्या उस ऐलान के नतीजे में कैसे होगा, तितर बितर होगा। बिलावल की बात करते हैं तो जाहिर है कि फिर पीपल्स पार्टी की हमेशा यही होता है कि वो जरदारी साहब कहते हैं कि नहीं मैं मामला तय करूंगा, फिर कोई दूसरा बात करता है तो उधर से मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो बात करने आते हैं तो उनको चुप करा दिया जाता है। तो ये एक अजीब सा मामला है कि बहुत से मुस्लिम लीग नून के शख्सियात जो है वो बात करना चाहती हैं इस पे, लेकिन वो फिर वही होता है कि मियां साहब नाराज हो जाएंगे तो वो बात नहीं कर पाते कि भाई इसको मुल्क का कोई प्लान आगे लेके चलने का है, कोई माशी प्लान है, कोई खारजी पॉलिसी है इसकी लॉन्ग टर्म, या सिर्फ सारा मुल्क पीटीआई के ऊपर ही घूम रहा है 24 तारीख के एहतजाज के अलावा ही, और ये कि उसमें कितने ग्रुप बनेंगे और कितने ग्रुप बनेंगे, जिसको रख के सामने पिछले कई सालों से अरबों खरबों रुपया मुल्क से बाहर निकाल लिया ना पीटीआई के नाम पे, कि पीटीआई को ऐसे काउंटर करना है कि हमें जी सजी तुम आ जाओ, तुम असेंबली में आ जाओ, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, जो तुम भी आ जाओ, तो तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सबको 7 गुना माफ हो गए, चलें जी, इस तरह मुल्क चल रहा है। तो ये तो सिस्टम सारा कोलैप्स है, क्योंकि ये किसी मसले का नहीं है, सिक्योरिटी समेत सिक्योरिटी के क्राइसिस बहुत बड़ा है, इंटरनल सिक्योरिटी, और क्यों नहीं होगा सिक्योरिटी के क्राइसिस, जब इतना सोशल अनरेस्ट होगा और तवज्जो सारी दूसरी तरफ होगी तो फिर इकोनॉमिक क्राइसिस भी होगा और सिक्योरिटी क्राइसिस भी होगा, और सारे मसले होंगे, और इनसे निकलने के लिए जरूरी है कि हम अपनी जात के खौफ से निकलें बाहर। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि ये G20 का जो इजलास है ये अहमियत रखता है। देखें, मैं आपको एक बात ही बताऊं कि जो यूक्रेन है ना, ये 2 जगहों से जियो पॉलिटिक्स निकल रही है दुनिया की, एक तो निकल रही है, एक तो निकलेगी वहां से गजा से, और उस वक्त सीज फायर क्या होता है और क्या नहीं होता, वो बात चली थी कि लेबनान में शायद सीज फायर हो जाएगा और वो गिफ्ट के तौर पे दिया जाएगा, उसमें भी कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई, हुई भी है नहीं भी हुई, कहीं ना कहीं वो बातचीत अभी चल रही है कि ट्रंप के आने से पहले उसका कोई खदोखाल सामने आए कि भाई वहां पर सीज फायर कैसे करवाना है, कैसे वो 2 रियासती हल की तरफ जाए, वो अभी मामला आगे चल रहा है, वो एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है जो मिलेगा ट्रंप को। लेकिन उससे ज्यादा जो एक अजब सा मामला है वो है यूक्रेन का। देखिए, यूरोप जो है ना, यूरोप में हमेशा एक अपनी मेरी राय है कि यूरोप को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। पहले तो ये देखना, ये बात बड़ी एक इंपॉर्टेंट है कि क्या यूरोप जोग्राफियाई लिहाज से एक बर आजम है, जो बर आजम की तारीफ होती है कि चारों तरफ से वो पानी हो, और क्या वो उस पर उतरता है, या ये यूरोप नहीं है बल्कि यूरेशिया है। पहली तो ये बात हो गई। और अगर ये यूरेशिया है तो फिर इसका जो यूरोपियन एंड है वो तो फिर खत्म होता है सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को पे, या इवन अगर आपने इस यूरेशिया को समझना हो तो आप टर्की चले जाएं, तो वहां पे एक पुल के इस तरफ जो है यूरोप है और इसके इस तरफ जो है वो एशिया है। तो ये यूरेशिया है, एक ही बड़ा लैंड है, एक ही बड़ा जो है वो एक जमीन का खित्ता है, और वो जो है वो यूरेशिया है। और कहते हैं कि जी जब ये बर्फ पिघली कभी आइस एज के बाद, तो अफ्रीका अलग हो गया और ये हो गया वो हो गया, उसको जाए, लेकिन ये यूरेशिया है, ठीक है। अच्छा, अब ये यूरेशिया है तो उसमें सवाल ये है कि यूरोप, तो फिर यूरोप है या यूरेशिया है, ये सवाल पैदा होता है। फिर सवाल पैदा होता है कि अगर यूरोप है तो उसकी बाउंड्रीज कहां से शुरू होती हैं और कहां खत्म होती हैं। अच्छा, अगर तो ये यूरोप है तो फिर इसमें एक यूरोपीय यूनियन है, एक इसमें नेटो है, और एक इसमें शेंगन स्टेट्स हैं, और फिर इसमें ब्रेक्सिट के बाद यूके इसमें नहीं है, लेकिन है भी एक कई अंदाज में। तो लेकिन जो यूरोप है ये बड़ी, आप समझें कि यानी तारीखी तौर पे बड़ा मजबूत ये इलाका है, यहाँ बड़ी, यानी चाहे जर्मन हो, चाहे वो इटालियंस हो, चाहे वो ब्रिट्स हों, चाहे वो स्पेन के लोग हों, चाहे वो पुर्तगाली हों, वो बड़े प्रॉपर जो है ना, या वलंदेजी हों जिसको हम कहते हैं, और वो नीदरलैंड के जो लोग हैं, तो ये सारे बड़ी प्रॉपर कौमें हैं। लेकिन हुआ ये है कि एक तो सेकंड वर्ल्ड वॉर और उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड जंगें तो सारी यूरोप में हुई हैं, ये आपस में ही लड़ते मरते रहे पहले सारा, फिर उसके बाद यूरोप हो गया, फिर यूरो बन गया। यूरो को जो है, यूरो करेंसी को अमेरिका ने उठने नहीं दिया, वो डॉलर में ही रखा उन्होंने,
उन्होंने कहा यूरो को साइड पे रखो, नीचे रखो, नंबर 2 बना के रखो या जो भी रखो। अब ये है कि अब यूरोप के अंदर ये इस बात का बड़ा शिद्दत से एहसास हो रहा है कि ट्रंप अगर आते हैं तो ट्रंप की पॉलिसीज क्या होंगी यूरोप के बारे में, क्योंकि पहले ही ट्रंप एक खास नुक्ता नजर रखते थे यूरोप के बारे में, जो कि मैक्रोन ने कहा था ये ब्रेन डेड हो चुका है नेटो। अच्छा, जर्मन चांसलर जो है, जर्मन अपना मामला तय कर चुके थे पूरा गैस का, और वो तय कर चुके थे नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस के थ्रू रशिया के साथ। वो यूक्रेन की जंग छिड़ी तो वो भी खत्म हो गया सारा मामला। अब जर्मन चांसलर ने बात की है पुतिन से, और ये एक बराह रास्त पहला मामला, पहली बराह रास्त गुफ्तगू हुई है जो वेस्टर्न यूरोप है उसकी, जो रशिया के साथ। लेकिन फिर एक और शख्सियत है, अच्छा वो जो शख्सियत हैं वो उनके बारे में यूरोप के अंदर और परेशानी है कि भाई एक तो हमने ट्रंप को डील करना है, लेकिन एक इलॉन मस्क है, और इलॉन मस्क और यूरोप का फटा पैचा पड़ा हुआ है बड़े अरसे से, और उसकी कई वजूहत हैं। एक तो स्टारलिंक जो है, जो कि सैटेलाइट है उनका, उस सैटेलाइट को यूरोप जो है वो पसंद नहीं करता कि वो यहाँ पे बहुत मुल्कों में आए, और वो जो उनकी रेगुलेशन से हट के स्टारलिंक आए और मुख्तलिफ मुल्कों में उसकी इंस्टॉलेशन और वगैरह वगैरह। दूसरा जो न्यूरालिंक है उसके ऊपर भी वो कहते हैं कि भाई ये भी हेल्थ इशू है और हेल्थ हैजर्ड्स हैं, और ये यूरोपीय यूनियन के जो कवानीन है उस पर ये पूरा नहीं उतरता। हमारी अपनी हेल्थ का सिस्टम है, अमेरिका का अपना हेल्थ का सिस्टम है। तो न्यूरालिंक और ये जो स्टारलिंक है, दोनों के ऊपर यूरोप में एतराज़ात हैं। और फिर उसके ऊपर जो एक्स है या ट्विटर है, उस पर भी यूरोप कहता है कि भाई हमारी अपनी रेगुलेशंस होंगी और ये आपकी अपनी होंगी, और उसमें यूरोप जो है वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता। और इसीलिए कुछ अर्सा पहले जेडी वेंस ने जो बात की थी, वो बात मैं आपको यहाँ पे अपने नाज़रीन को दोबारा याद दिला दूं कि जेडी वेंस जो कि नायब सदर मुंतखब हैं, उन्होंने कहा था कि ये 13 स्लाइड इंडिपेंडेंट की, जेडी वेंस ने कहा था कि यू कुड ड्रॉप सपोर्ट फॉर नेटो इफ यूरोप ट्राइज टू रेगुलेट इलॉन मस्क प्लेटफॉर्म्स। यहां तक जो है वो असर है इलॉन मस्क। ये ध्यान में रखें कि इलॉन मस्क ही जेडी वेंस को लेकर आए थे ट्रंप के पास। कई ऐसी शख्सियात हैं जो ट्रंप के अगेंस्ट थी या ट्रंप को फेवर नहीं कर रही थी, वहां इलॉन मस्क ने अपना रोल प्ले किया था। अब यूरोप की जो है वो यूरोप की पॉलिसीज को के ऊपर इलॉन मस्क जो है वो असरअंदाज होंगे और हो रहे हैं अभी से। उन्होंने जर्मन चांसलर को कह दिया बेवकूफ, ठीक है, ये मैं 11th स्लाइड यहाँ कोट कर रहा हूं कि इलॉन मस्क कॉल जर्मन्स ऑलिव शोल्स अ फूल, एक बेवकूफ आदमी है, इससे कुछ नहीं आता। और जवाब में जो है वो जर्मन्स ने बड़ा सख्त रिएक्ट किया, जर्मन्स ने जवाब दिया उस बात का। लेकिन ये है कि जर्मन्स भी ये देख रहे हैं कि भाई अब ये हमें यहाँ पे भुगतना है किसके साथ, हमने भुगतना है ट्रंप की पॉलिसीज के साथ या हमने भुगतना है इलॉन मस्क के साथ। और इलॉन मस्क तो एक खास नुक्ता नजर रखते हैं यूरोप के बारे में, और ये जो है ये नुक्ता नजर। अच्छा, फिर उन्होंने इटालियंस के ऊपर बात की। उन्होंने कहा ये इटालियंस के अंदर जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और ये जो उनके जजेस हैं ये कुछ ठीक नहीं है। ये इटली की इंटरनल पॉलिटिक्स ऊपर इलॉन मस्क ने चढ़ाई कर दी। उसके ऊपर जो है वो उनके प्रेसिडेंट ने जवाब दिया है इटली के। उन्होंने कहा भाई, ये मैं न्यूयॉर्क टाइम्स को कोट कर रहा हूँ, उन्होंने इटली के इंटरनल पॉलिटिक्स पे किया और प्रेसिडेंट हिट्स बैक। ये 12th स्लाइड है न्यूयॉर्क टाइम्स की, अगर हम दिखा सकें। उन्होंने कहा कि भाई हमारे जजेस कैसे काम करते हैं, हमारे मुल्क के अंदर क्या होता है, ये आप कौन है। अच्छा, असल में वहां डिवीजन ये हुई है ना कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है वहां की वो इलॉन मस्क के करीब है और वो राइट विंग और वो सारा चक्कर भी चल रहा है, तो वो उस डिवीजन के अंदर इलॉन मस्क घुस गए कहीं। उनके प्रेसिडेंट ने रिएक्ट किया। अच्छा, जर्मन ने रिएक्ट किया, उनके चांसलर को कह दिया फूल। अच्छा, अब यहाँ इशू ये है कि अगर अमेरिका अपनी देखें, अमेरिका का जो यानी एक इनके बड़े जबरदस्त जो है ना WTO जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बड़े जबरदस्त रहे हैं उसके साबिक जो दो दफा उनके सरबराह रहे हैं। तो उन्होंने, और फ्रांस से उनका ताल्लुक है, तो उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ये यूके को, बरतानिया को चूज करना पड़ेगा ईयू में और ट्रंप में।
ठीक है, ये जो पेस्कल हैं, इनका पहला नाम पेस्कल है, ये इन्होंने कहा, और मैं गार्डियन को कोट कर रहा हूँ, कि बरतानिया को चूज करना पड़ेगा कि यूरोप की तरफ जाना है, ट्रंप की तरफ जाना है। अच्छा, ये मुत्तहिदा, इनका फ्रांस से ताल्लुक है, 2 दफा ये WTO के सरबराह रहे हैं, और ये कहते हैं कि बरतानिया ने बहुत बड़ी गलती की है अपने आप को यूरोप से, EU से अलग करके, और बिल्कुल वहां जाके। अच्छा, ये जो पैस्कल लेमी है, ये पैस्कल लेमी जो है, ये कहते हैं कि ये यूरोप जो है वो इंटीग्रेशन की तरफ जाएगा और प्रॉब्लम ही जाएगा। अच्छा, यूरोप में ये हुआ ही है, मैं आपको अगर यूरोप में बताऊं, ये देखें ना, यूक्रेन की जंग से तो पीछे हट गया। यूक्रेन की जंग तो अब बंद करने जा रहा है ना, ज़ेलेंस्की भी कह रहे हैं कि जी वो जंग जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके नतीजे में हुआ ये कि एक तो ट्रंप के जितने वॉल स्ट्रीट के जो स्टॉक्स थे वो तो गए ऊपर, लेकिन यहाँ पर यूरो जो है वो नीचे आ गया। और मैं यहाँ पे ये नेस्डैक को कोट कर रहा हूँ, 6 स्लाइड, कि यूरोप स्टॉक्स लैग US बाय रिकॉर्ड मार्जिन ट्रंप प्रोटेक्शन पॉलिसीज लूम। और इसमें फाइनेंशियल टाइम्स अगर 5th देखें हम, तो यूरोपियन स्टॉक्स जो है वो पीछे रह गए रिकॉर्ड मार्जिन से, ट्रम्प ट्रेड बाइट्स। और उसमें अगर आप नीचे, अगर हम मैप दिखा सके, तो बिल्कुल आपको यूरो भी नीचे गिरता हुआ नजर आएगा, और आपको इन शार्प यूरो नीचे गिरा है और ऊपर जा रहा है जनाब डॉलर। अच्छा, फिर उसके बाद जो दूसरी चीज हुई है वो ये हुई है कि जो गोल्ड है, सोना, वो भी 3 सालों के बाद अपनी वर्स्ट उसकी वो प्राइस पे आ गई है, वर्स्ट प्राइस पे। गोल्ड, सोना, जिन्होंने सोने में इन्वेस्ट किया हुआ था, वो सोने की कीमत भी गिर गई है। फिर फाइनेंशियल टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूं, गोल्ड सफर्स वर्स्ट वीक इन 3 years एट इन्वेस्टर्स वे ट्रम्प विक्ट्री। अब इशू ये सारा कि आने वाले दिनों में देखें, नेटो को हमायत लाजिम है अमेरिका की यूक्रेन में। जी डॉक्टर साहब, अगर यूक्रेन से पीछे हटते हैं अमेरिकन, तो ये नेटो की डिफीट होगी रशिया के हाथों। और मैं वक्फे में जाने से पहले आपको सिर्फ 2-3 बातें बता दूं। एक तो ये है कि ये जो पूरे इलाके हैं ना, जिनके ये जो क्रीमिया, अगर हम सिर्फ दिखा सकें उसका मैप अगर तैयार हो, मैं उसके बाद ब्रेक पे जाता हूँ। ये क्रीमिया, लुहांस्क और डोनेत्स्क और खिर्सों और ज़पोरिजिया, एक तो इनको ऑलरेडी यहाँ पे रशिया है। रशिया की ये डिमांड होगी कि इनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करे यूक्रेन भी और दुनिया भी कि ये हमारा हिस्सा है। दूसरी रशिया की डिमांड होगी कि डीमिलिटराइजेशन की बात हो, कि यूक्रेन जो है वो डीमिलिटराइजेशन रहे वहां पे। फिर ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है, हमेशा मैं बात करता रहा हूं कि इसमें मजहब का बहुत बड़ा पहलू है, ऑर्थोडॉक्स चर्च के ऊपर जो बालादस्ती है यूक्रेन की वो खत्म हो और मॉस्को शिफ्ट हो। और फिर उसके बाद एक बहुत ही अजीब सा एक मंसूबा है, और वो जो मंसूबा वो ये है कि जो वहां पे जो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के 21st स्लाइड में कोट कर रहा हूं, ये ट्रम्प प्रॉमिस टू एंड द वॉर इन यूक्रेन, नाउ ही मस्ट डिसाइड। अब इसमें जो इस आर्टिकल में जो ट्रम्प ने बात की है, ट्रम्प की टीम कह रही है कि 20 साल तक, अगले 20 सालों तक यूक्रेन को ये पाबंद कर दिया जाएगा, वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा अगले 20 साल। अब इसको कीव पोस्ट इसी खबर को उन्होंने लीड बनाया वॉल स्ट्रीट जर्नल की, कि ट्रम्प टीम प्रपोजेस, ये 22nd स्लाइड, 20 years freeze on Ukrainians bid in exchange for peace। अब मुझे बताएं, 20 साल तक अगर यूक्रेन को आप कह दें कि तुमने आना ही नहीं है नेटो में, तो वो कौन सी ट्रक की बत्ती थी जो कि दिखाई यूक्रेन को कि तुम आ जाओ भाई नेटो के अंदर, तुम आ जाओ, अभी आ जाओगे, कल आ जाओगे, परसों आ जाओगे, हफ्ते बाद आ जाओगे, और वहां जंग छिड़ गई। और ट्रम्प की टीम आके वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक वो कह रही है कि अगले 20 साल यूक्रेन। अच्छा, इसमें भी रशिया नहीं मान रहा, लिख के दो, कभी नेटो का नाम नहीं लोगे आइंदा। तो ज़ेलेंस्की कहां गए, यूक्रेन कहां गया, ये जंग कहां गई? जी आप वक्फा लें। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है ख़राब है, लेकिन हुकूमत लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय अपनी सियासत बचा रही है। हुकूमत नहीं है जी, ये एक अरेंजमेंट है। ये बात मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि हुकूमत होती है जिसको कोई इलेक्ट करता है, जिसमें कोई मुंतखब होते हैं, उसमें कोई वज़ीर आज़म मुंतखब होता है, उसमें कोई सदर मुंतखब होता है, उसमें कोई
पार्लियामेंट होती है, उसके इख्तियारात होते हैं, ये तो एक अरेंजमेंट है। और इस अरेंजमेंट को तो तय किया गया है कि भाई आईनी ओहदे इधर होंगे तो हुकूमती ओहदे उधर होंगे, और ऐसे नहीं होगा तो ऐसे होगा, और उसमें गारंटर भी हैं, कोई और तहरीरी मुआहदा है बाकायदा। तो ये तो फिर अरेंजमेंट हुआ ना। जी। तहरीरी मुआहदा जो है, तो इसमें तो ये अरेंजमेंट हुकूमत ना हुई ना, ये तो फिर अरेंजमेंट है। और जी कोई मुकदमे भी नहीं होंगे, और कोई जो है वो अदालतें भी ऐसी होंगी, और ऐसे होगा, और ये होगा, वो होगा, जो भी होगा, तो जो भी चले आपने अरेंजमेंट करके बिठा दिया, लेकिन उसके नतीजे में मुल्क तो देखे ना, मुल्क कहाँ जा रहा है। असल बात तो ये है कि क्या मईशत चल रही है, क्या उसमें क्या है, मुझे बताएं। कभी वीपीएन बंद हो जाता है, कभी वो इंटरनेट बंद हो जाता है। वो जैसे होता है, इंटरनेट को ऐसे बना दिए, वो जैसे डबल दहशतगर्दी का खतरा होता है ना, डबल सवारी पे पाबंदी, तो ये डबल सवारी पे पाबंदी वाला मजाक हो गया है। तो ये जो है, ये इंटरनेट बंद हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है, कभी कुछ बंद कर देते हैं, कभी फायरवॉल लग जाती है, फिर फायरवॉल वीपीएन लग जाती है, फिर वीपीएन के बाद फिर फायरवॉल, मतलब एक एक तमाशा सा। और ये असल इश्यूज जो सिक्योरिटी है, और जो सोशल इंटरेस्ट है, और जो इकोनॉमी है, वो है असल इश्यूज। उनके ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही। अच्छा, अब ये है कि वो देखिए चाइना जो है वो, ये मैंने पहले भी बात की थी ना, चाइना तैयार कर रहा है अपने आप को। 380 बिलियन डॉलर के टैरिफ्स लगा दिए थे ट्रंप ने 2018 में और 19 में। टैरिफ्स कि चाइना से जो भी कुछ आएगा उस पर 380 बिलियन के टैरिफ्स लगेंगे। लेकिन 2018 में और 2024 में बड़ा फर्क है। और फर्क ये कि अब एक नया किस्सा, यानी एक नई कहानी इमर्ज हुई है, और वो कहानी यूक्रेन से इमर्ज हुई है। कि यूक्रेन की जंग के बाद लोगों ने, चाहे वो यूरोप हो, यूरोप की गैस, यूरोप के अंदर वो ऑस्ट्रिया से नहीं, हम बाकी जगहों गैस देंगे। जाहिर है जर्मनी ने जो बात की है, जर्मन चांसलर ने, तो आखिर अपने यूरोप के बिहाफ पे उन्होंने बात की है। और मैक्रोन जो है वो पहले ही जाहिर है कि थोड़ा सा वो दाएं बाएं हो गए थे, लेकिन सब मुल्कों ने, लिथुआनिया ने चाइना से, उनके वो कह रहे हैं कि हम चाइना की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल इशू ये है कि इसका एग्रीमेंट कैसे होगा। ये पीस एग्रीमेंट अगर तो होता है ये इस तरह से, जिस तरह के ट्रम्प चाह रहे हैं कि 20 साल तक यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। एक तो बात ये हो गई वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक। दूसरी बात यह है कि अब प्यूटिन क्या चाह रहे हैं। प्यूटिन ये चाह रहे हैं कि ये 20 साल तक तो जबरदस्त बात होगी ना, वही चाह रहे हैं कि जिन इलाकों में हमने, जो इलाके हमारे पास आ गए हैं क्रीमिया समेत, उनको दुनिया तस्लीम करे और अमेरिका तस्लीम करे। अब अमेरिका में जो बात हो रही है, ट्रंप के इनर सर्कल में वो बात हो रही है कि हाँ, इसको हम रशिया का हिस्सा तस्लीम कर लें। और बीच में जो एक बफर जोन का एक प्लान बना था कि एक बफर जोन होगा बीच में, ये इन्होंने दिया था, ज़ेलेंस्की ने दिया था कि बफर जोन होगा, वहां पे अमेरिकी फौज होगी और ये होगा वो होगा। उसको रद्द कर दिया रशिया ने, और उसको ट्रंप भी उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि हमारी फौज वहां क्यों बैठेगी भाई जाके, और बैठेगी तो उसका पैसा कौन देगा, ज़ेलेंस्की देगा। तो ज़ेलेंस्की को तो हम पैसा देते हैं, तो हम क्यों भेजेंगे फौज वहां, अपना पीस एग्रीमेंट करो। तो ये अब पीस एग्रीमेंट इन कंडीशंस पे होगा, जो कंडीशंस प्यूटिन की तरफ से, या चाइना की तरफ से, या अरब ममालिक की तरफ से, या ईयू की तरफ से, या हो सकता है इंडिया की तरफ से आ जाए। जिन मुल्कों को, यानी दोनों तरफ, जो यूक्रेन और रशिया जिनको तस्लीम करता है, या इस बात के गालिब इम्कान आते हैं कि प्रेसिडेंट उर्दुगन जो हैं, जो कि जिन्होंने ये करवाया था, ये जो गंदम का सारा ब्लैक सी से मुआहदा करवाया था, वो दरमियान में आ जाए, या यूएई आ जाए बीच में, क्योंकि यूएई ने कैदियों का तबादला करवाया था यूक्रेन और रशिया के दरमियान। तो ये बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो इस वक्त पीस के ऊपर बात कर रहे हैं। यूरोप उसमें जाहिर है कि यूरोप के अंदर जो बहुत से लोग हैं ना, जो बहुत ही, आप समझें कि ट्रंप के लिए खुशियां मना रहे थे और ये वो कर रहे हैं, जो राइट विंगर्स हैं, उनको भी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जब ये टैरिफ्स अगर लग गए और ये जंग अगर तूल पकड़ गई और मामला हल नहीं हुए, तो यहाँ यूरोप के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा होगा। अच्छा, अब उसमें इशू ये सारा कि ये टैरिफ जो हैं, ये टैरिफ्स क्या यूरोप के ऊपर अप्लाई होंगे? क्या यूरोप के ऊपर इलॉन मस्क जो है, उनका ये कहना कि अच्छा जी हम नेटो की सप्लाई बंद कर देंगे, अगर इलॉन मस्क का जो वीडी जेंस ने जो बात की है, उसको यहाँ पे काफी संजीदगी के साथ उसको लिया गया है यूरोप में। यूरोप उसको देख रहा है कि भाई एक मिनट, यानी हम अगर एक्स बंद करेंगे तो इमदाद बंद हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर, और यहाँ पर इतनी इनोवेशन खुद यूरोप में हो रही है, और यूरोप बड़ा वाइब्रेंट है और बड़ा इनोवेटिव है, और बड़ा यहाँ पे मैंने कुछ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, कुछ लोगों से
ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड इनसे बात हुई। यहाँ पे यूरोप के अंदर जो है वो बहुत इस वक्त आप समझें कि मतलब जबरदस्त अंदाज में यूरोप आगे बढ़ना चाह रहा है, और इनकी यूथ खास तौर पे बहुत ज्यादा, ये लोकल इश्यूज चलते रहते हैं, इमिग्रेंट्स और ये वो सारे, लेकिन जो यूथ है उसमें बड़ी एनर्जी है। अब इशू ये है कि वो तो इस चीज को मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि भाई हमें ये प्लेटफॉर्म, बल्कि बर्तानिया फंस गया है बाहर निकल के ब्रेक्जिट से, और क्या बर्तानिया अगर वापस आना चाहता है यूरोप के अंदर तो क्या यूरोप लेगा? नहीं लेगा। यूरोप में जो मैं जिन लोगों से मिला हूं यूरोप के, वो कहते हैं भाई बर्तानिया को दूरी रखो, ये बर्तानिया में है क्या, ठीक है ना। वहां पे वो बिकिंगम पैलेस, जैसे हमारे 100 बिकिंगम पैलेस हैं, और यहाँ पर वहां पर मतलब है कि एक चैंपियंस यूके बना हुआ था, तो अच्छा है कि हमसे दूर ही रहे। तो आयरलैंड और नीदरलैंड्स और इटली और फ्रांस और जर्मन और ये सारे मुल्क जो हैं, और पुर्तगाल, और ये बड़े बहुत आगे इस वक्त तेजी के साथ आगे जा रहे हैं, इनकी लीडरशिप भी बड़ी मजबूत है। इशू ये है कि वो वहां पर एक तो ये ब्लॉक हो गया, यहाँ बात हुई। दूसरा ये है कि वो मशरिकी वस्तों में क्या होगा, मतलब वहां पर फिर दोबारा होती ने हमला किए, और फिर वो जाके गिरे दोबारा इजराइल के ऊपर अटैक, उसका पीस प्लान क्या होगा? वो तो इतना कॉम्प्लेक्स है। वहां एक तो यहां सके, अगर देखें ये इनके बड़े स्ट्रॉन्ग अलाइज हैं नेटो के। नेटो को ऑलरेडी ब्रेन डेड कह चुका है मैक्रोन। वो नेटो में मुल्क ये आपस में सारे मिल जाएंगे, यूरोप स्ट्रॉन्ग यूरोप बन के निकलाएगा सामने। इनकी तो बल्कि और आगे, ये तो कहते हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्स अलग होनी चाहिए, जिसमें अमेरिका को होना ही नहीं चाहिए। इशू ये है कि ये जो वहां पर जो मामलात हैं मशरिक़ वस्ता में, वो किस तरह से खत्म होंगे। और ये कहना है कि जी सारे लोग आ गए हैं, जो प्रो इजराइल आ गए हैं, फलाना डिमारा, अच्छा तो मतलब दूसरी साइड नहीं होगी? मतलब मैंने कहा ना कि अगर ट्रंप अपनी जो भी सो कॉल्ड पॉलिसीज को लेके चलते हैं, तो उन्होंने दुनिया को प्लेट में रख के पूरी दुनिया को चाइना और रशिया के हवाले कर दिए, क्योंकि अब देयर इज अनदर साइड ऑल्सो। अभी मल्टाई पोलर दुनिया है, इसमें एक साइड, और वो तो भुगत लिया ना। आपने कहा कि जी 3 हफ्तों के अंदर जंग जीत जाएंगे रशिया की, तो आज वो मतलब एक पूरा इकोनॉमी भी तबाह हो गई, इमिग्रेंट्स भी आ गए, पता नहीं क्या हुआ, और वो जनाब वो सरपैर ही नहीं है उस जंग का। और अब आप कह रहे हैं कि 20 साल तक नेटो को एक तहरीरी मुआहदा होगा, जिसमें वो 20 साल तक, पुतिन कह रहे हैं नहीं 20 साल ही, हमेशा के लिए इसको यूक्रेन को आउट करो नेटो से, और ये जो हमारे पास जमीन आ गई है वो हमारी रहेगी, और जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वो भी, और उनका सारा लॉज चेंज करो, रशिया का हिस्सा है, वगैरह वगैरह, लंबी चौड़ी बात। इशू ये है जहां सारा कि जो वहां पर अब एससीओ कितना स्ट्रॉन्ग फोरम है, पाकिस्तान हम फायदा नहीं उठा पा रहे। ब्रिक्स, हम क्यों नहीं गए भाई ब्रिक्स में? अभी तक हम क्यों नहीं गए ब्रिक्स में? कोई वजह बताए ना इस बात की। हमने अप्लाई कर दिया है क्या हम ब्रिक्स का हिस्सा बन गए हैं? क्या हमारा डेलीगेशन में ऑफिशियल जाता है एज अ गेस्ट? बहुत सारे इश्यूज हैं जो तेजी के साथ, बहुत कह रहे हैं ट्रंप का प्रेशर आएगा। ट्रंप को छोड़ दें एक तरफ, आप ट्रंप का प्रेशर आए ना आए, मगर आपके जो दूसरे ममालिक हैं उनके साथ आप चाइना को कैसे आप, यानी आपने यहाँ पर इससे हमें निकलना है और निकल जाएंगे। ये भी मैं आपको इंशाल्लाह निकल जाएंगे। लेकिन ये जो कियोस है ना बीच में, इस कियोस को जितनी जल्दी हम खत्म करें, अफरा तफरी को, जो कि फरोई इख्तलाफात हैं, ये मतलब मैं नहीं हूं, ये है, अच्छा ये हो गया, उधर चला गया, अच्छा इसने ये कर लिया, इसने वो कर, ये छोड़ दें जो मुल्क में इशू चल रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान के इश्यूज रीजन में, दुनिया में बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, और खुदा ना खास्ता हम कुछ चीजों में तो पीछे रह गए हैं, लेकिन अब फिर हमें तेज दौड़ना होगा ना आगे। फिर हमें वो अपनी स्पीड 40 से 100 करनी होगी इस वक्त, ये 200 करनी होगी, तो हम आगे जाके तेजी के साथ तो कर लेंगे इंशाल्लाह। इतना हमारे अंदर पोटेंशियल है। लेकिन मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि जितनी हम ताखीर कर रहे हैं ना इसमें, अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो नेशनल एक्शन प्लान है, इसमें जो भी एडिशंस हुए हैं या जो भी, इसको मुकम्मल, आपको कोई पसंद हो चीज या ना पसंद हो, उसके ऊपर एक एक लफ्ज को उसके निकालें जिसके ऊपर पूरी कौम यकजा हुई थी, और उसके ऊपर आप अमल दरामद करें और करवाएं। अब मतलब जबरदस्ती करवाएं, इतनी सारी चीजें करवा रहे हैं ना जबरदस्ती, तो नेशनल एक्शन प्लान को करवाएं ना जबरदस्ती, और आप देखें उसके नतीजे में बहरान कैसे खत्म होते हैं। और फरोई इश्यूज हैं, आपस के इश्यूज, वो उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, तलखियां बढ़ी हुई हैं, पोलराइज पूरा मुल्क किया हुआ है पूरे। कभी वो जो है ना फॉग की वजह से मुल्क बंद हो जाता है, कभी वो जो है वो कंटेनरों की वजह से मुल्क बंद हो जाता है, कभी वो खुलता है तो इंटरनेट बंद हो जाता है, इंटरनेट खुलता है तो वीपीएन लग जाता।
एक बिल्कुल एक चीज सिर्फ हो रही है और वो हो रही है करप्शन और वो हो रही है पोलराइजेशन। उसको खत्म करें और आगे निकालें मुल्क को, रियासत को, अपनी जात से। सब कोई चीज मुझे बुरी भी लग रही है लेकिन मुल्क के फायदे में, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूं और मैं कहूं हाँ ये चीज गलत है, मैं भी गलत हूं, ये मेरा फायदा है, मुझे अपने फायदे को एक गड्ढे में डालना चाहिए, देखना चाहिए कि यार ये मुल्क के क्या इश्यूज हैं। तो इस तरह से हर शख्स जो सोचेगा, और बहुत से लोग सोच भी रहे हैं, तो इस तरह से हर शख्स अगर सोचेगा तो ये क्राइसिस तो है ही नहीं, ये तो मैन मेड क्राइसिस है। ठीक है ना, स्मोक समेत, स्मोक भी हमारी गलतियों की वजह से यहां तक मामला गया। मुझे यानी लोग कहते थे कि भाई यार ये मौसम, यार पंजाब का मौसम देखो यार, वहां पे यार सर्दियां हैं, एंजॉय करो पंजाब, और यार वहां पे जाके यार क्या मजा आता है चाय पीने का और खाना खाने का खुले माहौल में, बड़ा प्लेजेंट होता है पंजाब। अब आप देखें सर्दियां हैं और पंजाब है। तो बात ये है कि ये सारा हमने एक दफा ये मामला को ठीक करना है और वक्त आ गया मेरे ख्याल से कि हम इसे करें। और एहतजाज जो है वो किससे करना है, हम अपने आप से ही एहतजाज करें कि हमने क्या किया अपने मुल्क के साथ। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे इसमें रस्म को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को सब ख्याल रखिए।